नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारे बच्चे, क्या पूरे बिहार के बच्चे की मैं बात करूं, पूरे भारत के बच्चे की बात करूं, जिस सभी का क्लास छूट गया। वैसी स्थिति में क्या किया बिहार बोर्ड ने, मॉडल सेट जारी किया। और मॉडल सेट जारी करने के साथ साथ एक और चीज़ किया है, उस पहले जो है 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अब 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को सिर्फ जो है 50 ऑब्जेक्टिव का ही सही सही आंसर करना है। यदि कोई बच्चा ऐसा भी कुछ किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा, सर यदि हम गलती से 60 कर दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा। ये 100% श्योर हो जाइए। तो फ्रेंड्स, एक बात और मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, इस बार का जो मॉडल सेट है, इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार को भी पता है और हम लोग को भी पता है और आप लोग को भी पता है कि कोरोना वायरस की वजह से कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं, किसी का क्लास हुआ ही नहीं, लेकिन एग्जाम तो उनका लेना काम है, इसलिए एग्जाम लेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक का मैं वीडियो बना चुका हूं। आप नहीं देखे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, 138 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको आप लोग निकाल के मॉडल सेट को अच्छी तरह से पढ़ लें या डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आ जाइए, ये सारा निर्देश है, आप लोग जरूर एक बार रीड कर लें। और यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेके 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही होगा। किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर दें और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प और मार्कशीट पर चिन्हित करें। ठीक है, और 50 ही नंबर मिलेगा, 100 नंबर नहीं मिलने वाला ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पे पहला नंबर सवाल दे रखा है, इसको देख लिया जाए। पहला नंबर सवाल है 92/115 का सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप क्या है, देखिए इसको सिंपल सी बात है, आसान तरीका समझिए। ये भाग जैसे देते हैं ना, काटने के लिए आप लोग भी जानते होंगे, तो कैसे काटते हैं, 23 चौके 92 और 23 पचे कितने हो जाएगा, 23 पचे 115। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 4/5 हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए ना, इसको सरलतम रूप से करना था तो आसान से हम लोग काट दिए, उसको भाग दे दिए। चलिए आगे देखिए, बड़ा आसान तरीका से इसको भी काटे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब दो संख्या परिमेय संख्या, तो उसके बीच में तो बहुत हो सकता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है तीसरा नंबर प्रश्न, बिल्कुल आसान तरीका से ये सारा क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत हो। देखिए भाई, अब दशमलव प्रसार शांत होगा तो आप यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, देखिए बात तो सही है भाई, कैसे करेंगे, जिसके गुणनखंड में, इसका भी गुणनखंड कीजिएगा, जिसके नीचे हर वाला गुणनखंड करना, हर वाले के गुणनखंड में यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n मिल जाए, मतलब 2 का गुना हो और 5 का गुना हो, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो यहाँ पे 1600 है, तो इसको कीजिएगा 2 गुने 2 और इसका 2 गुने 2 4, 2 8, 8 दूना 16, 16 हो गया, गुने 100 कर दीजिए। अब 100 किए तो इसमें 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं घर पे भी। ठीक है, चलिए हम इसका राइट आंसर कर देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न जो कि बिल्कुल आसान है, इसको समझना। चौथा नंबर है यहाँ पे, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा, तो क्या होगा, इसको समझना बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर c/a होता है, तो c/a होता है, c/a। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे देखना होगा ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, a के मान, c का मान क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो c का मान ये हो गया ना, तो a दे रखा है, ऊपर में लिखिए a बटे, अब यहाँ पे a के मान के जगह पे क्या दे रखा है, यहाँ पे d दे रखा है, तो a/d, तो a/d किसका आंसर है, तो देख लीजिए a/d, तो a/d यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को, सॉरी एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, ये माइनस में भी होता है a और d, c/d,
तो ये डी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा सी। यहाँ पे माइनस भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे माइनस भी होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 5वें नंबर। अब 5वां नंबर कह रहा है √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक है तो मतलब इसमें कितना गुना किया जाए, यही पूछ रहा है। इसमें जो है 5 नंबर में इसमें कितना गुना किया जाए कि इसका जो है परिमेयीकरण हो, मतलब परिमेय हो जाए। तो बिल्कुल इसको आसान तरीका समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 18 है, √18 को हम किस तरह भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं हुआ है, √18 दिया हुआ है। √18 को आप लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 2 3 6 6 3 18 18 इस तरह लिख सकते हैं। जिसका पेयर बन जाता है 2 आ जाता है उसको रूट के अंदर लिखिए 3, और बाहर क्या आ गया, बच गया 2। नहीं सॉरी यहाँ पे मिस हो रहा है, 1 मिनट। जिसका पेयर बन गया उसको बाहर लिख लीजिए, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिख लीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया, ये 2 आ गया। अब इसमें कितना गुना करेंगे, देखिए अब ये जो है परिमेय संख्या, ये वो परिमेय संख्या रूट के अंदर है, इसलिए कितना गुना करेंगे ये परिमेय हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये हम लोग √2 से गुना कर देते हैं, तो ई रूट खत्म, तो बच गया रूट खत्म हो जाता है, तो बच जाता है क्या, 2 बच जाता है। 2 रूट गुना होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तब यहाँ पे बचा 3, 3 गुने 2 कीजिए तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 6 हो जाता है तो इसका मतलब कि ये क्या, 6 क्या है, परिमेय संख्या। तो इसमें कितना गुणांक करना होगा, √2 का गुणांक करना होगा। तो बिल्कुल समझ गए। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं सवाल 6ठे नंबर। 6ठा नंबर सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग आ गए हैं 7वें नंबर। 7वां नंबर बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा। आप लोग को पता है, इसमें सिंपल सी बात है, r जो b से जो है r हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, ठीक है, इसका 7 नंबर का। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर। 8वां नंबर बिल्कुल आसान है, इसको समझना। 8वां नंबर है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या पहचानना है तो बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या कहते हैं, 8 नंबर का। यहाँ देख लीजिए, देखिए ये जो है √3 जो है बाहर निकलेगा नहीं, √7 भी बाहर निकलेगा नहीं, इससे भी कोई संख्या, इससे √8 से भी बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कैसे, 5 कट गया, √5 कट गया, तो बच गया क्या, 6/1। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर देखिए यहाँ पे है, 9 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 12x + 15 के शून्यांक है। देखिए एक चीज इसमें आराम से समझने वाली बात चीज है। तो अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे शून्यांक 2 होता है, कभी धनात्मक भी होता है, कभी ऋणात्मक भी होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो एक ट्रिक आप लोग को समझाते हैं। जब तीनों पद प्लस रहे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो इतना समझिए दोनों पद जो होगा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर। अब 10 नंबर देखिए, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, दिखाते हैं आप लोग को। सी अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये 27 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे 121 दे रखा है, 121 11 गुने 11 कीजिएगा तो 121 हो जाता है। यहाँ पे 14 गुने 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। और ये क्या होएगा, 17 गुने 17, हाँ 17 गुना 17 कीजिएगा तो 289 आ जाता है, ठीक है। तो ये सब रूट से बाहर निकल जाता है। ये स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 196 और 17 का स्क्वायर 289। तो ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 11 नंबर। 11 नंबर को समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है बहुपद 5y² - 25 के शून्यक होते हैं। तब देखिए बिल्कुल यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे शून्यक निकालना है, 2 शून्यक निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, 5 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाकी इसको छोड़ देते हैं अंदर में, y - 25 यही दे रखा है ना। तो जी बिल्कुल यही दे रखा है, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। यहाँ पे y को इधर छोड़ दिए हैं, वो 5 को हम बाहर निकाल लें, बच गया क्या, y² - 25। यदि यहाँ पे इक्वल 0 दे दिए, यहाँ पे इक्वल 0 देते हैं,
शून्यक निकालना है। तब इसको 5 को जो हम लोग इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे मतलब बराबर की साइड में भेजेंगे, तो यहाँ बट्टे का 5 आ जाएगा। तो कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो 0 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बच क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपल सी में एक लाइन हम खत्म किए, तब बच गया क्या, y² माइनस 25, यही बच गया। अब इसको इधर साइड भेज दीजिए, 0 की साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, y² इधर आके क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा तो बिल्कुल समझ गए यहाँ पे क्या हुआ, y² 25 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, y² 25 हो गया, तो y² 25, तो इधर स्क्वायर को उस साइड भेजिए, स्क्वायर को भेजिएगा तो y इक्वल क्या हो जाएगा, √25, और 25 को प्लस माइनस रूट अंडर में आ जाएगा 25, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस एक बार √5 और एक बार -5। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ई हो जाएगा, मतलब सॉरी प्लस एक बार √5 और एक बार -5। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सॉरी बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक बार √5 एक बार -5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और 40 दे रखा। मतलब जो है योग दे रखा है 3 और गुणनफल दे रखा -40। तो आप लोग को द्विघात सूत्र यदि आप लोग को याद नहीं, चलिए द्विघात सूत्र आप लोग को दिखाते हैं। द्विघात सूत्र जो होता है x², याद रखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x प्लस बी, या यहाँ पे c भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए x² की जगह पे x ही रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रहेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 3 दे रखा है, मतलब योग जो है योग दे रखा है ना, अल्फा और बीटा का मान योग दे रखा है 3, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। ठीक है, तो उसमें गुना करना है x से, तो 3x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बच गया गुणनफल जो कि c दे रखा है, यहाँ b भी मान सकते हैं। ठीक है, c दे रखा है -40, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -40, तो x² माइनस 3x माइनस 40, देखिए ऑप्शन ए मिल रहा है, आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं और समझाते हैं। देखिए 13 नंबर है, युग्म समीकरण x प्लस 2y इक्वल 4 तथा 2x प्लस 4y इक्वल 8 का एक हल होगा, दो हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत हल होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, देख लिया जाए। यहाँ पे सबसे पहले बाबू एक चीज समझ लो, इसको ट्राई करने के लिए आप लोग को याद होना चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2 तथा C1/C2 याद रहना चाहिए। ठीक है, उसी पे चेक करना होगा ना कितना हल है, तो उसी से पता चलता है। देखिए सबसे पहले बाबू एक चीज और नोट कर लीजिए, x जो है ये वाला है, पहला समीकरण का x है तो ये 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण का 2x जो है वो A2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 2y है ये क्या हो जाएगा B1, और 4y क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, और c जो 4 दे रखा है यहाँ पे ये C1 हो जाएगा, और 8 जो दे रखा है क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब फटाक से हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं A1/A2, A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x दे रखा है तो कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2 कुछ नहीं तो 2 दे रखा है तो 2 दे दिए, बराबर B1, B क्या दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है B1 में, और यहाँ पे B2 में दे रखा है 4, तो बाबू साहब लिख दीजिए 4 बराबर, यहाँ पे बराबर लिखिए। अब यहाँ पे C1 C2 तो 4 बटे ये 4 हो जाएगा, और ये 8 आ गया, 8 हो गया ना। चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 काट दिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आ गया। तो यहाँ पे आ गया ये 1/2, और यहाँ पे बराबर है 1/2, और बराबर है सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो मतलब जो है ये तीनों आपस में बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा C1/C2 के। ठीक है, सभी बराबर है। यदि सभी सबके बराबर हो तो इसका हल जो है अनगिनत हल हो जाएगा। जो एक दूसरे का सब का हल है मतलब बराबर है तो इसका अनगिनत हल होगा, तो मतलब इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा डी। आइए अगला प्रश्न 14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। चलिए समझते हैं बाबू साहब इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे कह रहा व्युत्क्रम हो, शून्यक जो दो शून्यक होते, कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन, एक अल्फा और बीटा होता है।
यदि अल्फा मान लिया जाए 2 शून्य है, अभी कुछ नहीं दे रखा है, मान लीजिए 2 है, तो बीटा व्युत्क्रम होगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना? तो जी सर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी का मान क्या होगा, ऐसे कंडीशन में बी का मान की होगा, यही ना पूछ रहा है। देख लीजिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अब अल्फा क्या माने हैं, यहाँ पे 2 माने हैं, 2 दीजिए। बीटा क्या माने हैं, 1/2 माने हैं, 2 दे दिए। अब यहाँ पे सी देख लीजिए -b, सी देख लीजिए -b है, तो सी जो है -b है, तो यहाँ पे इससे अच्छा है कि 1 ही दे दीजिए, -1। और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या है भाई, ए का मान 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बी ही दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 1 दे दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 खत्म हो गया, और ये जो है इससे गुना होगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बी का मान -1, या तो 1 ही दिया जा सकता था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा -1। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के मूल नहीं हो यदि। चलिए इसको हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीका से, आसान भाषा में। यदि d बड़ा हो 0 से, यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप लोग को सूत्र याद होगा क्या, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो ये सूत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण ax² - x - 6 = 0 के मूल हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए 0 के मूल हो तो क्या करना है 17 नंबर प्रश्न को। अब देखिए सूत्र आप लोग जानते हैं क्या, -b/c जानते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं -b, तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, मतलब b, ये b हो गया, b1, ये a हो गया और ये c हो गया, तो b का मान क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर -1, ठीक है, -1 बटे माइनस तो ये प्लस हो गया, चलिए 1 हो गया, ठीक है। अब c का मान -6, ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, 1/6 -1, इस तरह से लिखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे निकालना है, ठीक है, मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा, यही बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। आइए 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर में क्या दे रखा है, चलिए यहाँ पे हम फिर से करते हैं। यहाँ पे निकालना है A21, तो A21 को लिख सकते हैं a + 20d, तो a का मान क्या है -3, पहला पद को ये मानते हैं, +20 दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए दिया जाए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 11 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 गुने का 7 -3 + 140 प्लस माइनस करेंगे 137, इसका राइट आंसर हो गया -137। देखिए ऑप्शन में मिल रहा है कहीं पे, सॉरी -137 नहीं होगा, -3 है और यहाँ पे 140 है, तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 137, इसका राइट आंसर हो जाएगा 137 डी। अगला प्रश्न 19 नंबर बिल्कुल आसान है, इसको समझना। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो अब देखिए द्विघात समीकरण ये बिल्कुल आसान है, इसको समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 19 नंबर को आप लोग को समझाते हैं। देखिए बट्टा नीचे में चर संख्या नहीं होता, बट्टा चर संख्या नहीं होना चाहिए नीचे में, ठीक है, बट्टा के नीचे एक बट्टा चर संख्या, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये बट्टा रूट में चर संख्या नहीं होना चाहिए, x यहाँ पे रूट में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस कंडीशन में यही होगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे द्विघात समीकरण कैसे, यहाँ पे x² का घात है ही नहीं, इसको जो है इसको जो है a-b पे तोड़ के देखिए, सूत्र बना के सूत्र से हल कीजिए, इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं 20 नंबर, बहुत मजेदार सवाल है, इसको हल करते हैं। क्रम समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 होगा। अब देखिए ये जो है घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 0 वहाँ पद तो होगा ही। अब कौन सा पद 0 होगा, तो ये पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान तरीका से बताते हैं। तो मतलब है an बराबर हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा,
सॉरी ए एन जब 0 मान लिए हैं तो हम लोग को क्या एन ए एन का सूत्र मालूम है ना, तो जी बिल्कुल मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए बिल्कुल समझते हैं। जो पहला पद है वो ये हो जाएगा 80 प्लस एन का मान पता है, एन का मान देख लिया जाए, एन का मान पता नहीं, एन ए का मान निकालना है ना, एन माइनस 1। अब डी का मान पता है तो डी का मान बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ई वाला पद में ई वाला पद घसा दीजिए, मतलब 76 माइनस 80 तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -4। थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट मारेंगे। 80 प्लस इसको गुना कीजिएगा ना तो 4n हो जाएगा, 4n माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस में, ठीक है, -4n, ठीक है, ये माइनस से गुना कर रहा है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ समझिएगा, ये जो है 80 है इसको इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर जाएगा जो बराबर की इस साइड जब भेजेंगे तो ये -84 हो जाएगा, बिल्कुल समझिएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट मारे हैं, यहाँ पे 4n है, अब ये 4n है इधर 84 है तो अब इसको जो है n ये माइनस खत्म, तो n को जो है हम लोग इधर 4 से डिवाइड करते हैं 84 में तो 21 चौके 84 हो जाता है, 21 चौक 84। तो इसका राइट आंसर 21 हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए 21 है कहीं पे, हाँ 21वां, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर बिल्कुल आसान है, इसको भी समझना। देखिए कह रहा है यदि समांतर CD का सामान्य पद 6 माइनस 4n हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो बिल्कुल समझिए, दे रखा है यहाँ पे an बराबर दे रखा है 6 माइनस 4n दे रखा है, पूछ रहा है क्या सर्वांतर पूछ रहा है। तो a1 यदि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे a1 n बराबर 1 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 4 गुने 1 कर लेंगे तो a1 बराबर हम लोग को निकल जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में 6 2 हो जाएगा, a1 बराबर क्या निकल जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग a2 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 6 का 6 ये रहेगा माइनस और 4 दूनी यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सर्वांतर क्या करना है, a1 और a2 तो ज्ञात कर लिए, तो a2 में a1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस की जगह होगा ही माइनस, तो माइनस दे दिए, माइनस के सिंबल पर माइनस, ये 2 आ गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर आ गया 4, लेकिन सिंबल किस चीज़ का रहेगा, -a का रहेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ देख लीजिए सी में मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर जो है यहाँ पे देखा जाए, कह रहा निम्नलिखित में कौन समांतर CD में, तो बिल्कुल चेक आप लोग कर लीजिएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है समांतर CD में, आप माइनस करके चेक कर लीजिएगा, ये छोटा मोटा काम है, आप लोग भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए, अगला प्रश्न है मूल बिंदु के नियमांक है, तो मूल बिंदु के नियमांक क्या होता है, 0 और 0 होता है। अगला प्रश्न आप लोग ये नहीं समझे मूल बिंदु का नियमांक, अरे इस तरह से आप लोग ग्राफ खींचते हैं जी, यहाँ पर आता है ना 0 और 0, तो इसी को कहते हैं मूल बिंदु। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए यहाँ पे, ये सवाल ना बहुत मज़ेदार सवाल है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 2 त्रिभुज दे रखा है, उसका जो है दे रखा है QRBC दे रखा है, तो दोनों त्रिभुज का एरिया ज्ञात करने के लिए बोले। जब भी 2 त्रिभुज दे रखा है और समरूप हो और उसका जो है 2 कोण का मान दे रखा हो, BC और OR दे रखा है, तो उसका कहेगा क्या, एरिया ज्ञात करने के लिए। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, 2 है ना 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 3 है ना 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4/9 कौन में है, ए में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आइए 25 नंबर भी बिल्कुल आसान है, इस बच्चे वाला सवाल है। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है एक त्रिभुज का पूरे तीनों कोण का मान कितना होता है, तो कहेंगे सर 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए 2 कोण का मान दे रखा है, एक 60 दे रखा है, एक क्या दे रखा है 50 दे रखा है, तो तीसरा कोण निकालना आसान है। तो 180 और ये दोनों कोणों का मान जोड़ दीजिए, तो 50 और 60 कितने हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 180 में से 110 माइनस कीजिए तो क्या आ जाता है, 70 आ जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 70। अगला प्रश्न आइए 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बिंदुओं R 0 और 6 तथा S बिंदु जो है 8 और 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक कैसा होगा। तो यही पूछ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छी तरह समझिए। नियमांक के लिए आप लोग को समझना होगा, यहाँ पे देखिए रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, आप लोग को याद होगा, शायद नहीं याद है देख लीजिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं x1 + x2
बटे का 2 होता है इंटू यहाँ पे y1 प्लस y2 बटे का भी होता है 2। तो देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया x2। तो 0 और 8 जब जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे 8 हो गया, बटे का 2 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 8/2। आप लोग समझदार हैं, समझ गए। अब यहाँ पे है y1 हो गया 6 और यहाँ पे 0, तो 6 6/2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब 6/2 हो गया इधर और इधर ये हो गया, तो 2 चौके 8, 4 हो गया, 2 तिया 6, तो यहाँ पे निकल गया 4 और 3 निकल गया। 4 3 कौन ऑप्शन में है? देखिए 4 3 यहाँ पे दिख रहा है तनिकवा डी में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए फ्रेंड्स 27 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर है बिंदुओं 4 और 6 और 8 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। 27 नंबर का दूरी फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता है देख लीजिए। रूट अंडर सॉरी एक मिनट इसको हटाने दीजिए। यहाँ पे देखिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, दोनों माइनस करेंगे तो बाबू कहते 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें y2 6 और y यहाँ पे y1 जो है y2 सॉरी y1 एक मिनट y1 जो होगा यहाँ पे y2 2 और y1 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 में 6 माइनस करेंगे तो -4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो +16 रूट अंडर 16। आप लोग समझ गए होंगे कैसे किए हैं। देखिए 16 16 32 हो गया, इसका दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया 32 हो गया, रूट अंडर 32। अब 32 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोग को भी पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4√2 हो जाएगा ए। चलिए देख लीजिए 4√2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 का चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पा जाइए 28 नंबर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, तो बात बराबर है, बात खत्म। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, यदि रैखिक समीकरण का युग्म समघत हो तो रेखाएं होगी। तो देखिए जब रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा तो रेखा जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा या समपति होगा, उसी को कहते हैं समपति। मतलब ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, तो एक रेखा पे कटा हुआ रेखा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 30 नंबर को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स 30 नंबर जो है बिंदु -6 और -5/2 किस पाद में है। तो देखिए ये बना लीजिए चरखुटवा, यदि आप लोग को याद नहीं होगा तो याद, ये माइनस दोनों माइनस में अंक है, तो माइनस वाला कहाँ पाता है, थर्ड वाला में आता है, तीसरा वाला में, तृतीया वाला में। ठीक है, तो ये आप लोग को याद होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। तो फ्रेंड्स टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आज जो हम लोग टोटल प्रश्न किए हैं 30 प्रश्नों का हल किए ऑब्जेक्टिव में, बिल्कुल आप लोग को डिटेल से हम आपको समझाने की कोशिश किए। इसका अगला पार्ट के लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, सर अगला पार्ट दीजिए, तो हम लोग जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो क्या करेंगे, हम आप लोग कमेंट जाके जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। और एक सूचना और मैं आप लोग को दे दूँ कि इसका जो है लघु उत्तरीय जिसको शॉर्ट प्रश्न कहते हैं, उसका भी वीडियो आ चुका है, यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। और यदि आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम दिक्कत हुआ होगा मैथ वगैरह सब में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।